अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमराव शरीफ है। आज हम डिस्कस करेंगे एक वेल टू सून डेवलप एपिडेमिक जो कि पैंडेमिक भी बन सकती है, और रिसेंटली इसने हमारे नेबर कंट्रीज जिसमें इंडिया, बांग्लादेश है, चाइना है, मेडागास्कर है, फिलीपींस है, इनको बहुत ज़्यादा अपने घेरे में रखा है और बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। इस वायरस का नाम निपा वायरस है जो कि एक जूनोटिक वायरस है, और ये वायरस ह्यूमन को ट्रांसमिट होता है थ्रू एनिमल्स के। अब वो क्या एनिमल्स हैं जिनके सलाइवा या यूरिन से ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है? तो सबसे पहले फ्रूट बैट आती है, जिनके जो जब फ्रूट्स को बाइट करते हैं अपना जहर अपने सलाइवा के थ्रू ये वायरस को उस फ्रूट से इन्फेक्ट कर देते हैं, और वो फ्रूट खाने से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिशन पहला मोड है। सेकेंड, एनिमल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो मुसलमानों के लिए हराम जानवर है उसका गोश्त खाने से हो सकता है, जिसमें पिग्स यानी कि सूअर जिसे हम कहते हैं, इनके सलाइवा से, इनके गोश्त से और इनके पेशाब से ये ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है। और रेडिली कैटल फॉर्म्स में जो बाकी एनिमल्स हैं जैसे कि गोट, काउ, बफलो एक्सेट्रा, इनके भी इन्फेक्शन अगर इनमें हो, इन्फेक्टिव हों, तो इनके भी सलाइवा से, इनके मीट से और इनके यूरिन से ये ह्यूमन में ट्रांसमिशन हो सकती है। सो हमारा पहला ज़ूनोटिक हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ज़ूनोटिक है और यहीं ये स्टॉप कर जाता है तो फिर इसकी इतनी रेड अलर्ट न्यूज़ क्यों आ रही है? बेसिकली इसकी रेड अलर्ट न्यूज़ इस वजह से आ रही है क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसकी बड़ी रैपिड है, जिसका कोविड में हुआ था, कोविड-19 में। तो एहतियात क्या है और क्या ये वायरस का कोई ट्रीटमेंट है? क्या हम इसको इलाज कर सकते हैं कि नहीं? इसके लिए भी हमें इज्तनाब करना है, एहतियात करना है, परहेज़ करना है ताकि स्प्रेड ना हो सके। तो प्लीज़ ये ज़हन में रखिएगा, अभी निपा वायरस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना इसकी कोई वैक्सीनेशन है, ना इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है। सो इसमें हमने एहतियात रखनी है, वही एहतियात जो हमने कोविड के टाइम पे रखी थी। पहले सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना। सेकंड, अपने जिसको स्नीजिंग को, अपनी सलाइवा को, अपने स्पिट्स को सिक्योर रखना ताकि दूसरे तक ट्रांसमिशन ना जाए। थर्ड, आर्म डिस्टेंस को मेंटेन रखना। फोर्थ, मास्क पहनना। फिर अपने हैंड को सैनिटाइज रखना या ग्लव्स पहनना। सिक्स, अगर किसी को छींक आती है या खांसी करता है तो वो अपने आर्म से अपने मुंह को कवर करना के हाथ से। सेवन, हाथ नहीं मिलाए जाए। 8, कोशिश करें कि जब आप किसी ऑफिशियल जगह से घर आएँ और वो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं अपने कपड़ों को ज़रूर चेंज करें, सैनिटाइज करें। 9, डू हैव सैनिटाइजर अलोंग विथ यू ताकि आप अपने हाथ को किसी से मिलाने के बाद या फिर किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद सैनिटाइज करें। सो ये तो बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स थी जिसके साथ हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं ताकि स्प्रेड ना हो सके। अब निपा वायरस भी कोविड की तरह ही है। वो सबसे ज़्यादा क्यों अगर बात की जाए तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट्स में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कैसे वो सिम्प्टोमेटिक नहीं है और उनमें इन्फेक्शन चल रहा है और वो आप उनसे मिल रहे हो और वो बड़ी रेडिली अपने से वायरस अपने सलाइवा से और वो स्पिट से और अपने इन्फेक्टिव हैंड से वो आपको ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो एहतियात इससे बचा सकती है। सेकेंड, सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। अब सिम्टम्स क्या आते हैं यूजुअली? अगर हम सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के बारे में बात करें, वो पेशेंट्स जिनके अंदर इसके असरात ज़ाहिर हो, ये पेशेंट्स यूजुअली प्रेजेंट करते हैं नज़ला, जुकाम, छींकों से, खांसी से, रनिंग आइज से, रनिंग नोज से और कफ से, जो कि प्रोडक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ड्राई कफ क्योंकि इसमें भी इंटरस्टिशियल निमोनिया होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अगर ये डिसैमिनेट कर जाए यानी कि और क्रिटिकल साइड पे जाए तो ये आपके दिमाग की झिल्लियों को पकड़ सकता है, जिससे हम एन्केफेलाइटिस कर सकते हैं। पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है ड्राउजीनेस के साथ, मदहोशी के साथ, झटकों के साथ, फिट्स के साथ और एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स के साथ। बहकी बहकी बात कर सकता है, उसका गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है, झटके लग सकते हैं और उसकी याददाश्त में तब्दीली आ सकती है। सो इसे हम एन्केफेलाइटिस कहते हैं और ये चीज़ हमारे क्रिटिकल साइड पे जाके मोर्टेलिटी को बढ़ा देती है। अब जर्नल परसेप्शन थ्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट ये देखा गया है कि इससे
जो मोर्टालिटी यानी कि मौत की रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन 75% इन्फेक्टिव पे अगर हम देखें इनकी जो मोर्टालिटी रेशो 75% है। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 लोग हैं जिनको इन्फेक्शन हुए तो 25 लोगों का सर्वाइवल है, 75 लोगों के अमवात होने के खदशात बहुत ज़्यादा है। तो एहतियात ज़रूरी, और एहतियात के साथ अपने आप को भी और दूसरों को भी प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो प्लीज़ अभी ना इसकी वैक्सीनेशन है ना इसका कोई एक्टिव मैनेजमेंट है, एक एहतियात है जो बेसिक गाइडलाइंस अभी ट्रांसमिट होंगी थ्रू हेल्थ कमीशन। हम सब हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को भी उसके मुताबिक फॉलो करें। लेकिन हमारे पास प्रीवियसली एक ऐसा एपिडेमिक पैंडेमिक गुजरी है जिसने बहुत कुछ हम सब लोगों को सिखाया है, जिसने हम सब के इकोनॉमिक साइड को शट डाउन किया, इम्पैक्ट डाला, आइसोलेशन पे गए। तो ज़रूरी ये है कि एहतियात से हम अपने आप को बचा सकते हैं, और ये एहतियात ही हमें हमारी लंबी ज़िंदगी हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जा सकती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो शायद आपको जहन में हो, जिस तरह कोरोना में हमारा जो आइसोलेशन पॉइंट था कि हम किसी को आइसोलेट करें, वो 47 to 14 डेज़ किया गया था। इन द एंड इट वाज 5 डेज़ या 1 वीक हो गया था, लेकिन इनिशियली इट वाज 14 डेज़। इसमें भी जो लेटेंट पीरियड हम समझते हैं, वायरल इन्फेक्शन जो कि ट्रांसमिटेबल होता है विद इन 4 to 14 डेज़ होता है, और मैक्सिमली ऑन रेयर साइड लेस देन 25% में ये भी देखा गया कि 45 डेज़ तक भी ट्रांसमिट हो सकता है, इसका इंक्यूबेशन स्पैन जा सकता है। सो प्लीज़ कहने का मकसद ये है कि जब कोई बाहर से आए तो प्लीज़ आप एहतियात रखें, क्योंकि हमारे मुल्क में तो सूर हराम है, लेकिन हमारे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में ये सूर हराम नहीं, वहाँ पे खाया जाता है। सो बाहर से लोग जब पाकिस्तान में आएंगे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन साथ लेकर आ सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें, जो एहतियात बताएं उनका अपनी ज़िंदगी पे लागू करें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम इससे बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे विद रिस्पेक्टिव टू कोविड-19। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।